नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम गणित के प्रतिदिन शाम को 7 बजे 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 30वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही अच्छी और शानदार तैयारी कर सकते हैं। आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई व्यक्ति है, उसको कोई एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से उस व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लाभ निकालने के लिए अपने को करना पड़ता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अब सवाल में पहले से लाभ दे रखा है कि 20 रुपए का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य मतलब वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो 100 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्रय मूल्य निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से 20 को घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 में से 20 घटेगा तो आपका क्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। क्लियर। अब इसको अपने को लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला होता है लाभ, जितने का लाभ होता है वो ऊपर रहता है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो बटे में कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, बटे में क्रय मूल्य, और इसका गुणा हो जाएगा 100 से। इस फार्मूले की सहायता से आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर हानि प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ की जगह क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। तो लाभ कितने का है, 20 रुपए का, तो 20 ऊपर हो जाएगा, बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 80 रुपए है, तो 80 नीचे आ जाएगा, और परसेंट में निकालना है इसलिए गुणा कर देंगे 100 का। ये 20 से 20 एकम 20, 20 चौक 80, ये 4 से 4 एकम 4, और 25 चौक 100। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत हमारा 25% आ जाएगा। 25% आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 25% बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले अपने को 8 का नियम पता होना चाहिए कि 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है। तो 8 का नियम कहता है कि आखिरी के तीन अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, और अगर 8 का भाग 3 अंकों में नहीं जा रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आखिरी के 3 अंक है 6, 7, 6। इसमें हमको 8 का भाग लगाकर चेक करना पड़ेगा। तो 8 से भाग देंगे, 8 उठी 64। ठीक है, कितना बचा, 3 बचेगा, तो ये हो गया 36। 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर 36 है, कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसलिए पहले ऑप्शन में जो हमें संख्या दे रखी है 12,676, यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में आखिरी के 3 अंक 504 है, इसमें 8 का भाग देके देख लेते हैं। तो 8 छंग 48, कितना बचा, 2 बचा, ये हो गया 24। 8 तिया 24, भाग पूरा पूरा चला गया। सी ऑप्शन में देखते हैं 12,832, आखिरी के 3 अंक 832 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, भाग में जाएगा 0, 8 चौक 32, भाग पूरा पूरा चला गया। 12,360, आखिरी के 3 अंक 360 में 8 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा क्या, तो 8 चौक 32, कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंच 40, भाग पूरा पूरा चला गया। तो आखिरी के 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी, इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब यह तीनों संख्याएं 8 से विभाजित है। लेकिन सवाल हमसे ये बोला था इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या दे रखी है वह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर अपने को 100 नहीं लेना है और 200 भी नहीं लेना है, 100 और 200 के बीच बोला है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 को इसमें नहीं गिनना है। 10 के बाद अगली संख्या 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो ये इसके बीच में आ रहा है।
अगली संख्या 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये इसके बीच में आ रहा है। अगली संख्या 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, ये इसके बीच में आ रहा है। अगली संख्या 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, ये इसके बीच में आ रहा है। अगली संख्या आप जैसे ही 15 का स्क्वायर करेंगे, यह संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी। 200 से अधिक हो गई, इसलिए ये ऑप्शन इसमें, ये वाला इसमें नहीं आएगा। तो 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हो जाएंगे? ये चारों संख्याएं जो होगी ये इसमें पूर्ण वर्ग के अंतर्गत आएगी। जो चार ऐसी संख्याएं जो 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, सवाल नंबर 4 है, एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है, तो लंबाई अपने को बता रखा है कि उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, तो हम यहाँ पर चौड़ाई जो है उसको क्या मान लेंगे? चौड़ाई को यदि हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई इसकी 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और आपको आयत का परिमाप दे रखा है, तो इस सवाल को हल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, मान रख देंगे। परिमाप का मान दे रखा है 56 बराबर 2, लंबाई कितनी है? 3x है, ये 3x प्लस चौड़ाई कितनी है? x है। इसको सरल कर लीजिए, ये 2 से ये 28 बार कट जाएगा, 28 दूना 56, तो इधर आया 28 बराबर 3x और 1x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर ये 4 इसके साथ में गुणा इधर आएगा तो 28 के बटे में पहुंच जाएगा, तो ये 28 बटा क्या हो गया? 4 हो गया। 4 से इसको काटेंगे 7 चौक 28, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपका 7। अब x का मान आ गया, x आपने चौड़ाई मानी थी, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया? 7, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब लंबाई आप निकाल सकते हैं। लंबाई जो है वो 3 गुना है, तो 3 गुणित x मतलब 3 गुणित 7, x का मान 7 है, तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 या 21, ये 21 क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। अब आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान निकल के आ गया। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आप आयत का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, हम सूत्र लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल का, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई आपकी 21 है, चौड़ाई आपकी 7 है, तो 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 147 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उस आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 147 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सवाल नंबर 5 में हमें दे रखा है 2925 की घात 65, 2925 की घात 65, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो जब भी यूनिट डिजिट इकाई अंक आपको निकालना हो तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसका क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। ये जो पहला अंक होता है ये इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक यदि आपको 4 अंक दे रहा हूँ, 0, 1, 5 और 6, इन चारों अंकों में से कोई भी एक अंक आपको इकाई स्थान पर दिखे और आगे और ऊपर कुछ भी संख्या दिखे, तो उस कंडीशन में आपका इकाई अंक वही रहेगा जो ये 4 अंक है। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 अगर इकाई स्थान पर है तो 1 ही आंसर हो जाएगा, 5 है तो 5 ही होगा, और 6 यदि लिखा है तो 6 ही आंसर होगा। यहाँ इकाई अंक 5 है तो इसका आंसर 5 ही होगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आई हो तो सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड भी आपको बता देता हूँ कि जैसे अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं। 2925 और ये 0, 1, 5, 6 आपको याद नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको कैसे सरल कर सकते हैं। तो ऊपर घात जो 65 है इसमें आप क्या करें? 4 से भाग दे दे,
तो जो भी शेषफल आएगा, जैसे भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आएगा 4 एकम 4, कितना बचा 24 हो जाएगा, 4 छंग 24। शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल आपका 1 बच रहा है। शेषफल 1 जो बचता है वो इकाई अंक की पावर हो जाता है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। कैसे भी आप इसको करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात बताना है। 5, 15 और 20 इसका लस मतलब एलसीएम, तो 5, 15 और 20 इनमें से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 20। क्या 20 में सभी संख्या का भाग जा रहा है, 20 में 5 का भाग तो जा रहा है लेकिन 15 का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको डबल कर दीजिए, तो 20 दूना 40। क्या 40 में 5 का भाग जाता है, जाता है बिल्कुल, लेकिन 40 में 15 का भाग नहीं जाता है, तो 40 भी आपका क्या नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा। तो आप इसको 2 गुना की बजाय 3 गुना कर दीजिए, तो 20 दिया क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 5 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको इनका महस निकालना है, तो 5, 15 और 20, 5, 15, 20 का एचसीएफ, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या देखिए 5 है, तो 5 में इन तीनों का भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, 60:5। ठीक है, कट रहा है क्या, तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो संख्या आपको दे रखी है 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखिएगा, वीडियो को रोक कर स्वयं हल करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो आगे इस वीडियो को फिर से शुरू करके देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसका रोक कर अगर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सवाल दे रखा है, 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमको सबसे पहले एक फार्मूला आपको मिश्र धन निकालने का पता होगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। इस फार्मूले की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, 16,000 दे रखा है, तो 16,000 गुणित आर का मान कितना है, रेट आपको 5% दे रखी है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 100 का गुणा 1 से, तो 100 एकम 100 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 105/100। और ये वर्ष कितने दे रखे, 3 वर्ष, इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे, 105/100 गुणित 105/100। ठीक है, इसको सरल कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 0। इसी प्रकार से ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, तीनों 21/20 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब इसको सरल कर लीजिए, तो ये हमारे पास बचा हुआ है 16,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए 3 जीरो इसकी, ये 3 जीरो कट जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से ये कट जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो हमारे पास बचा हुआ जो है वो बचा है 2 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21, और 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 9,261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है, 9,261 होता है। तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12 का 2, हासिल आया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 9 दूनी 18। तो ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ये अभी आपने जो निकाला ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। हमको सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको मिश्र धन अभी प्राप्त हुआ है 18,522, इसमें से मूलधन जो है 16,000 ये घटाना पड़ेगा। तो 18,522 में से यदि हम 16,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
हमारे पास बच जाएगा 2522, और ये 2522 क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो 2522 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो इस सवाल नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:4 दे रखा है। आगे कहा है कि यदि उनका एलसीएम 48 है, इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और उन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास है, उनका एलसीएम आपको दे रखा है 48। तो देखो 48 तो एलसीएम दे रखा है, लेकिन 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इस 12 का इस एलसीएम से भाग दे दीजिए, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। इस 4 का इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली संख्या आपके पास हो जाएगी 4 तिया 12, और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4 चौक 16। और हमको इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो योग कर लेंगे 12 और 16 का। तो 12 प्लस 16, 12 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 16 28 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारे इस सवाल नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9। सवाल नंबर 9 दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। बहुत ही सिंपल, जो हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा। नहीं पता हो तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें 196 दे रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा के स्क्वायर के बराबर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 196 जो है ये आपका 14 का स्क्वायर होता है, तो इसको अपन 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। और इधर भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपके पास भुजा की लंबाई आ गई 14 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये एक इस प्रकार से वर्ग है। वर्ग की विशेषता ये होती है कि चारों भुजाएं इसकी समान होती है। ये अगर 14 है तो सारी भुजाएं क्या होगी, 14 होगी। तो चाहो तो आप क्या करो, सारी भुजाओं को जोड़ लो। यदि ये ऐसा नहीं कर सकते तो आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा इसका सूत्र होता है। तो 4 ऐसा कैसा है, और भुजा का मान 14 है, तो 4 का गुणा 14 से होगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 14 चौक 56। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल नंबर 9 का सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 10। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको 145 दे रखा है, तो 5 क्रमागत बोला है तो इसलिए 5 डंडे खींच दीजिए इस प्रकार से, 3 4 और 5। इनका योग बोला है कितना है, 145 है। तो 145 योग है, कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अर्थात बीच वाली जो संख्या है उसका मान कितना हो गया, 29। 29 के बाद अगली विषम संख्या 31, 31 के बाद अगली विषम संख्या 33, 29 के पहले 27, और 27 के पहले विषम संख्या होती है 25। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 33। 33 जो है ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 25 है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और इसका क्या पूछा है, योगफल पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल बराबर हो जाएगा आपका बड़ी संख्या 33, छोटी संख्या 25। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 3 और 2 5, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा।
हमारे इस सवाल नंबर 10 का राइट आंसर 58 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 दे रखा है, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई है, तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखो यहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है तो इसको परसेंट वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट से अपन बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। परसेंट वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इस फार्मूले की सहायता इस सवाल को बड़ी आसानी से अपन हल कर सकते हैं। पहले लंबाई में 30% की वृद्धि, तो a का मान 30, कोई दिक्कत नहीं होगी। b का मान चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की वृद्धि, b का मान 25 प्लस a इंटू बी, a का मान 30 गुणित b का मान 25, तो 30 गुणित 25 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे तो 30 कितनी बार कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा दशमलव 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो इसका मान कितना आया 7.5। इसको जोड़िए 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 में हमें 7.5 और जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5% हो जाएगा। अर्थात कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 62.5% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास इसके 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप बाकी पार्ट आराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8827302459। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाकर भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन उसमें पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो नए वीडियो में मुलाकात करते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।